हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th का 5th चैप्टर के नोट्स हैं। ये मेरे जो नोट्स हैं ये निर्माण आयस से बने हुए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हमारा 5th चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे यानी कि परिचय। हम अपने दैनिक जीवन में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली धातुओं से बनी कई वस्तुओं की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? नेक्स्ट पॉइंट है, आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की पपड़ी चट्टानों में निहित विभिन्न खनिजों से बनी है। उचित शोधन के बाद इन खनिजों से विभिन्न धातुएं निकाली जाती हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स की आवश्यकता, उसको जानेंगे। खनिज हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक छोटे पिन से लेकर ऊंची इमारत या बड़े जहाज तक हम जो भी उपयोग करते हैं लगभग सभी चीज़ें खनिजों से बनी होती हैं। रेलवे लाइनें और सड़कों का डामर, हमारे उपकरण और मशीनरी भी खनिजों से बने हैं। कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज खनिजों से निर्मित होते हैं और पृथ्वी से प्राप्त बिजली संसाधनों पर चलते हैं। यहाँ तक कि हम जो भोजन खाते हैं उसमें भी खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो हो, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो एग्ज़ाम को लेके या कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे को बताने हो, जो आपको जैसे 100 टॉपिक मतलब देखने हैं, सिर्फ 10 टॉपिक्स देखने हैं, इस तरीके से कोई भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को सारे नोट समझ में आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। भूविज्ञानी खनिज को एक निश्चित आंतरिक संरचना के साथ समरूप प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रकृति में खनिज विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। सबसे कठोर जो है वो हीरे से लेकर और सबसे नरम तालक तक है। ठीक है, यहाँ पे तालक नहीं होगा, यहाँ पे पालक होगा। ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा आप, करेक्शन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप चट्टानों के बारे में पहले ही जान चुके हैं। चट्टानें सजातीय पदार्थों का संयोजन है जिन्हें खनिज कहा जाता है। कुछ चट्टानें, उदाहरण के लिए चूना पत्थर, केवल एक ही खनिज से बनी होती हैं, लेकिन अधिकांश चट्टानें अलग अलग अनुपात में कई खनिजों से बनी होती हैं। हालांकि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन अधिकांश चट्टानों में केवल कुछ ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, पालक इसलिए है वहाँ पर क्योंकि आयरन जो है वो भी खनिज में ही आता है, और जैसे हमने अभी आगे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि खाद्य पदार्थों में भी मिनरल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स यानी कि खनिजों के पाए जाने का तरीका, यानी खनिज किस किस में पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, उनके पाए जाने का तरीका उसको जानेंगे। पॉइंट वाइज है। ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज आमतौर पर अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क शब्द का प्रयोग अन्य तत्वों के साथ मिश्रित किसी खनिज के संचय का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
इसके निष्कर्षण को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अयस्क में खनिज सामग्री पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिनरल्स जनरली ऑक्योर इन दिस फॉर्म। ठीक है, यानी कि खनिज पदार्थ जो है वो आमतौर पर इन्हीं रूपों में पाए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है आपका आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में खनिज दरारों भ्रंशों या जोड़ों में हो सकते हैं। छोटी घटनाओं को नसें कहा जाता है और बड़ी घटनाओं को लॉर्ड्स कहा जाता है। यानी कि जो छोटी घटनाएं होती हैं उनको नसें कहा जाता है और बड़ी घटनाओं को लॉर्ड्स कहा जाता है। ज़्यादातर मामलों में वे तब बनते हैं जब तरल यानी कि पिघले और गैसीय रूप में खनिज पृथ्वी की सतह की ओर गुहाओं के माध्यम से ऊपर की ओर धकेले जाते हैं। धात्विक, ठीक है, धकेले जाते हैं। ऊपर उठने पर वे ठंडे और ठोस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो तरल है या पिघले हुए गैसीय रूप में खनिज जो है वो जब ऊपर की ओर धकेले जाते हैं तो ऊपर उठने पर वे ठोस और ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, प्रमुख धात्विक खनिज जैसे कि टीन, तांबा, जस्ता और सीसा आदि शिराओं और लॉर्ड से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तलछटी चट्टानों में कई खनिज तल या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज स्तरों में निक्षेपण, संचयन तथा सांद्रण के फलस्वरूप हुआ है। लंबे समय तक अत्यधिक गर्मी और दबाव में रहने के परिणाम स्वरूप कोयला और लौह अयस्क के कुछ रूप संकेंद्रित हो गए हैं। तलछटी खनिजों के एक अन्य समूह में जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम नमक शामिल है। सोडियम नमक, ठीक है, शामिल है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है आपका निर्माण की एक अन्य विधि में सतही चट्टानों का अपघटन और घुलनशील घटकों को हटाना शामिल है, जिससे अयस्क युक्त अपक्षयित सामग्री का एक अवशिष्ट द्रव्यमान बच जाता है। बॉक्साइट इस प्रकार बनता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। बहुत क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। जब तक एनसीईआरटी नहीं करेंगे तब तक बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स का समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कुछ खनिज घाटी के तल और पहाड़ियों के आधार की रेत में जलोढ़ निक्षेप के रूप में पाए जा सकते हैं। इन जमावों को यानी कि प्लेसर, ठीक है, याद रखेंगे, प्लेसर जमाव कहा जाता है। याद रखेंगे, प्लेसर जमाव कहा जाता है। और इनमें आमतौर पर खनिज होते हैं जो पानी से संक्षारित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें जो है पानी से संक्षारित नहीं होते हैं। ठीक है, ये वो खनिज है, याद रखिएगा आप। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर समुद्र के पानी में भारी मात्रा में खनिज होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश इतने व्यापक रूप से फैले हुए हैं कि उनका आर्थिक महत्व नहीं होता है। हालांकि सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमीन बड़े पैमाने पर समुद्र के पानी से प्राप्त होते हैं। समुद्र तल भी मैग्नीज पिंडों से समृद्ध है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे खनिज हैं जिनका कोई आर्थिक महत्व ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा आप लोग। खनिजों का वर्गीकरण है, ये खनिज है कौन कौन से हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज यहाँ पे 3 तरह से हैं। इनके 3 पॉइंट हैं, इनको पढ़िए आप लोग। लोह धातु, अलोह धातु, जैसे कि
तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आते हैं आप लोगों के आलो में। और लोह में आते हैं जिसमें लोह का अंश हो, जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। ठीक है। बहुमूल्य खनिज यानी कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। ठीक है। आधात्विक में है जैसे कि अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म यानी कि चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज में है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पर, लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। यानी कि अब भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है। लौह खनिज, धात्विक खनिजों के उत्पादन के कुल मूल्य में लौह खनिजों की हिस्सेदारी लगभग 3/4 है। वे धातुकर्म उद्योगों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी आंतरिक मांगों को पूरा करने के बाद पर्याप्त मात्रा में लौह खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क यानी कि आयरन और लौह अयस्क बुनियादी खनिज और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत लौह अयस्क के काफ़ी प्रचुर संसाधनों से संपन्न है। भारत अच्छी गुणवत्ता वाले लौह अयस्कों से समृद्ध है। ठीक है, आप ये अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट, सबसे अच्छा लौह अयस्क है जिसमें लौह की मात्रा 70% तक बहुत अधिक होती है। इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण है, विशेष रूप से विद्युत उद्योग में मूल्यवान है। ठीक है। प्रयुक्त मात्रा में संदर्भ में हेमेटाइट अयस्क सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, लेकिन इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में लौह की मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक है। 50 से 60%। ठीक है। 2018 से 19 में लौह अयस्क का लगभग पूरा उत्पादन कितना था? 97% यानी कि 97%। ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से हुआ। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों से हुआ है। ठीक है, राज्यों से हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया आर, यानी कि भारत में लौह अयस्क की प्रमुख पट्टियां कौन कौन सी हैं, निम्नलिखित जो हैं उनको देखते हैं। ओडिशा, झारखंड बेल्ट। ओडिशा में मयूरभंज और केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़, ठीक है, ये जिले का नाम है, बादाम पहाड़ खदानों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। कभी कभी इतना डीपली नाम भी दे दिया जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो आप इस तरीके से अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है। श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले से सटे गुआ और नोआमुंडी में हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। कभी गुआ नोआमुंडी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से स्टेट से है। ठीक है, बताएंगे आप लोग कि झारखंड के सिंहभूम जिले से। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की प्रसिद्ध बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में अत्यंत उच्च श्रेणी के हेमेटाइट पाए जाते हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला में सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट लौह अयस्क के 14 भंडार शामिल हैं। इसमें इस्पात बनाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम भौतिक गुण है। इन खदानों से लौह अयस्क विशाखापत्तनम,
बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी यहाँ पर नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट में लो अयस्क के बड़े भंडार हैं। आपको पता है साउथ साइड में जो नाम होते हैं वो जल्दी से पढ़ने में नहीं आते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको याद करना है, तो चिक्कमगलुरु, तुमकुरु, ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कुद्रेमुख खदानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप विश्व के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। कौन सा? कुद्रेमुख। ठीक है, अयस्क को स्लरी के रूप में पाइपलाइन के माध्यम से मंगलुरु के पास एक बंदरगाह तक ले जाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में गोवा राज्य और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला शामिल है। हालांकि अयस्क बहुत उच्च गुणवत्ता के नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कुशलता पूर्वक दोहन किया जाता है। मार्मागांव बंदरगाह के माध्यम से लो अयस्क का निर्यात किया जाता है। याद रखिएगा कौन सा बंदरगाह है? मार्मागांव। ठीक है, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से स्टील और फेरोमैग्नीज मिश्रित धातु के निर्माण में किया जाता है। 1 टन स्टील के निर्माण के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कीटनाशक और पेंट के निर्माण में किया जाता है। किसका? मैग्नीज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीज कहाँ पर कितना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में 33%, फिर है महाराष्ट्र में 27%, ओडिशा में है 16%, कर्नाटक में है 12%, आंध्र प्रदेश में 10% और अन्य राज्यों में कितना है? 2%। ठीक है, आप लोग इस तरीके से नोट करिएगा। यहाँ पे मैप है, पूरा अच्छे से समझिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगर कभी क्वेश्चन आता है मेंस में और आप लोगों को लिखना है वहाँ पर, तो आप इस तरीके से मैप बना के भी आप लोग दिखा सकते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों का जो आंसर होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग अच्छा रहेगा आपका। अब आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स, यानी कि अलोह खनिज। ठीक है, भारत में अलोह खनिजों का भंडार और उत्पादन बहुत संतोषजनक नहीं है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, हालांकि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और सोना शामिल है, कई धातु कम इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं कॉपर के ऊपर। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन की गंभीर कमी है। लचीला और अच्छा चालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट की खदानें, राजस्थान में खेतड़ी की खदानें और झारखंड के सिंहभूम जिले तांबे के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट। अब बॉक्साइट के बारे में जानेंगे। बॉक्साइट एक मिट्टी जैसा पदार्थ, एल्यूमिना और उसके बाद एल्यूमिनियम प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, बॉक्साइट भंडार एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध चट्टानों के अवगठन से बनते हैं।
एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है जो अपनी मजबूती, हल्केपन, चालकता और लचीलेपन के लिए जानी जाती है। ठीक है। भारत के बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से अमरकंटक पठार, मेकाल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में स्थित है। याद रखेंगे आप बॉक्साइट के बारे में। 2016 और 17 में ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य था। कौन सा था? ओडिशा। ठीक है। कोरापुट जिले में पंचपटमाली जमा राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट जमा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी कि अधात्विक खनिज। अभ्रक एक खनिज है जो प्लेटों या पत्तियों की श्रृंखला से बना होता है। यह आसानी से पतली शीटों में विभाजित हो जाता है। ये चादरें इतनी पतली हो सकती हैं कि कुछ सेंटीमीटर ऊंची अभ्रक चादर में 1000 परतें बिछाई जा सकती हैं। अभ्रक साफ काला, हरा, लाल, पीला या भूरा हो सकता है। ठीक है। अब है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, MICA यानी कि माइका यानी कि अभ्रक। ठीक है। अधात्विक खनिज यानी कि अभ्रक, उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। अपनी उत्कृष्ट डाई इलेक्ट्रिक ताकत, कम बिजली हानिकारक इंसुलेशन गुणों और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण अभ्रक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक खनिजों में उपयोग किए जाने वाले सबसे अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर पाए जाते हैं। झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट प्रमुख उत्पादक है। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो है अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक बेल्ट भी देश में एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। ठीक है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर। ठीक है। याद रखेंगे आप। अब आता है रॉक मिनरल्स यानी कि चट्टानी खनिज, उसके बारे में जानेंगे। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों के साथ पाया जाता है। यह अधिकांश भूवैज्ञानिक संरचनाओं की तलछटी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए बुनियादी कच्चा माल है और बेसाल्ट, ठीक है, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में लो अयस्क को पिघलाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में लो अयस्क को पिघलाने में आवश्यक है। ठीक है। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर सबसे ज्यादा आपका आता है राजस्थान 20%, मध्य प्रदेश 13%, आंध्र प्रदेश 13%, छत्तीसगढ़ 11%, कर्नाटका 9%, तेलंगाना 8%, गुजरात 7%, तमिलनाडु 6%, महाराष्ट्र 4% और अन्य आपके 8%। ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे, वहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग यानी कि खनन के खतरे। खनिजों द्वारा ली जाने वाली धूल और हानिकारक धुआं उन्हें फुफ्फुसीय रोगों के प्रति संवेदनशील बनाता है। ठीक है। खदानों की छतें गिरने, बाढ़ आने और कोयला खदानों में आग लगने का खतरा खनिजों के लिए लगातार बना रहता है। खनन के कारण क्षेत्र के जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अपशिष्ट और गारा डालने से भूमि मिट्टी का क्षरण होता है और धारा और नदी प्रदूषण में वृद्धि होती है।
ठीक है। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेस यानी कि ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जैसे ईंधन, खनिजों और बिजली से उत्पादन की जा सकती है। ऊर्जा संसाधनों को पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। पारंपरिक स्रोतों में शामिल है जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली यानी कि पन बिजली और थर्मल दोनों। ठीक है। गैर पारंपरिक स्रोतों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल है। ग्रामीण भारत में जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपले सबसे आम है। आपने देखा होगा भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे आप लोगों को लकड़ियाँ ज़्यादा दिखेंगी। ठीक है। लेडीज उसमें काम करती हैं, गोबर के उपले जलाती हैं, खाना बनाती हैं। ठीक है। अब आता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ठीक है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा फुल वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को सब चीज़ों की जानकारी होगी। जितने भी खनिज संसाधन हैं उनके बारे में आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कभी मॉडरेट करके पूछा जाता है, लेकिन आता ज़रूर है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग प्लीज़ NCERT को अच्छे से नोट करिए, नोट बनाइए, उनको रिविज़न करिए बार बार। जितना रिविज़न करेंगे उतना अच्छा है। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में है आपका कोयला। भारत में कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग को ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी किया जाता है। भारत अपनी व्यावसायिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। ठीक है। कोयला लाखों वर्षों में पादप सामग्री के संपीड़न के कारण बनता है। इसलिए कोयला संपीड़न की डिग्री और दफनाने की गहराई और समय के आधार पर विभिन्न रूपों में पाया जाता है। दलदलों में सड़ने वाले पौधे पीट उत्पन्न करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कॉल यानी कि कोयले के प्रकार। लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च नमी सामग्री के साथ नरम होता है। प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। वह कोयला जो गहराई में दबा हुआ है और बढ़े हुए तापमान के अधीन है बिटुमिनस कोयला है। क्या नाम है उसका? बिटुमिनस कोयला। यह व्यावसायिक उपयोग में सबसे लोकप्रिय कोयला है। धातुकर्म कोयला उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला है जिसका ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को गलाने के रूप में किया जाता है। जिसका जो उपयोग है वो ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को गलाने के लिए किया जाता है, इसलिए ये विशेष महत्व है। ठीक है। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। ठीक है। कौन सा है कठोर उच्चतम गुणवत्ता वाला? वो है एंथ्रेसाइट। आप याद रखेंगे। अब आते हैं वेयर कैन यू फाइंड इट इन। ठीक है। इट यानी कि आप इसे कहाँ पर पा सकते हैं उसको जानेंगे। भारत में कोयला दो मुख्य भूवैज्ञानिक युगों की चट्टान श्रृंखला में पाया जाता है, अर्थात गोंडवाना जिसकी आयु 200 मिलियन वर्ष से कुछ अधिक है, यानी कि 200 मिलियन साल से भी ज़्यादा है। ठीक है। गोंडवाना की आयु। और तृतीयक निक्षेपों में है जो केवल लगभग 55 मिलियन वर्ष पुराने हैं।
गोंडवाना कोयला के प्रमुख संसाधन जो धातु कर्म कोयला है। दामोदर घाटी यानी कि पश्चिम बंगाल झारखंड में स्थित है। झरिया रानीगंज बोकारो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी सोन और वर्धा घाटियों में भी कोयले का भंडार है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ये 5th चैप्टर था यहाँ पर आपका फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, आप लोग अच्छे से समझे होंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये टाइप किए हुए नोट्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं और रिवीजन भी करें और फुल वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी करें आप लोग प्लीज़ वीडियो को, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक दूसरे को हेल्प नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।